राम राम भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनेंगे जो हमारे समाज के कड़वे सच को आईना दिखाती है। कहते हैं कि माँ की ममता और पिता का साया जब तक सिर पर रहता है, भाई बहन एक माला के मोतियों की तरह पिरोए रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो साया उठता है, स्वार्थ की हवा उस माले के धागे को तोड़ देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुराना जर्जर मकान था। उस मकान में रहता था माधव। माधव सीधा साधा, भोला और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। माधव की दो बड़ी बहनें थीं, मीरा और स्नेहा। माधव ने अपनी पूरी जवानी अपने पिता की बीमारी और बहनों के ब्याह में खपा दी। उसने खुद शादी नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अगर पत्नी आई तो शायद वह अपनी बहनों और बूढ़े पिता की वैसी सेवा नहीं कर पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद माधव उसी मकान में रहकर थोड़ी सी जमीन पर खेती करता और अपनी बहनों को हर तीज त्योहार पर सौगात भेजता। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर की दीवारों को उसने अपने पसीनों से सींचा है, वही दीवारें एक दिन उसके लिए मुसीबत बन जाएंगी। मीरा और स्नेहा दोनों शहर में सुखी जीवन जी रही थीं, लेकिन शहर की चकाचौंध अक्सर रिश्तों की चमक को फीका कर देती है। मीरा का पति राजेश एक लालची किस्म का इंसान था। उसने मीरा के कान भरने शुरू किए। देखो मीरा, तुम्हारे पिता के पास गांव में 5 बीघा जमीन और वो बड़ा सा मकान है। आज के समय में उसकी कीमत लाखों में है। माधव तो अकेला है, वो सब हड़प कर बैठ जाएगा। तुम्हारा भी तो हक है। पहले तो मीरा झिझकी, पर धीरे धीरे लालच ने उसकी ममता पर पर्दा डाल दिया। उसने अपनी छोटी बहन स्नेहा को भी फोन किया। स्नेहा, जो स्वभाव से चंचल थी, अपनी बड़ी बहन की बातों में आ गई। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वे गांव जाएंगी, लेकिन भाई से मिलने नहीं, अपना हक मांगने। एक दोपहर जब माधव खेत से थक कर लौटा तो उसने देखा कि उसकी दोनों बहनें आंगन में बैठी हैं। माधव की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोला, दीदी, स्नेहा, तुम लोग अचानक, बताया भी नहीं। रुको, मैं पड़ोस से ताज़ा दूध लेकर आता हूँ, चाय बनाऊंगा। पर मीरा के चेहरे पर वो स्नेह नहीं था। उसने रूखे स्वर में कहा, माधव, हम यहाँ चाय पीने नहीं, फैसला करने आए हैं। हमें इस घर और जमीन में अपना हिस्सा चाहिए। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, हिस्सा? ये घर तो बाबूजी की निशानी है। इसे बेच दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? और जमीन, उसी से तो मेरा गुजारा चलता है। स्नेहा तपाक से बोली, भैया, हमें इससे मतलब नहीं। कानून कहता है कि बेटियों का बराबर हक है। या तो हमें हमारे हिस्से के 5-5 लाख रुपए दो, या फिर यह घर बेचो। पूरे गांव में बात फैल गई। पंचायत बैठी। गांव के मुखिया ने समझाया, बेटियों, माधव ने अपनी पूरी उम्र तुम लोगों के लिए लगा दी। तुम्हारी शादियों का कर्ज वह आज भी चुका रहा है। ऐसे में उससे हिस्सा मांगना शोभा नहीं देता। लेकिन मीरा के पति राजेश ने मामले को कोर्ट तक पहुंचाने की धमकी दे दी। अंततः वह दिन आ गया जब एक भाई को उसकी अपनी बहनों ने अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया। अदालत के गलियारों में माधव चुपचाप बैठा था। उसका फटा हुआ कुर्ता और मुरझाया हुआ चेहरा चीख चीख कर उसकी गरीबी बयां कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहनें रेशमी साड़ियां पहने, महंगे चश्मा लगाए, अपने वकील से गुफ्तगू कर रही थी। जज साहब की कुर्सी के सामने दोनों पक्ष खड़े थे। बहनों के वकील ने दलील दी, माय लॉर्ड, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मेरी मुवक्किलों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है। माधव ने संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। जज साहब ने माधव की ओर देखा और पूछा, माधव,
तुम्हें कुछ कहना है? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं कानून नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि जब माँ मरी थी तो स्नेहा सिर्फ 5 साल की थी। मैंने उसे अपनी गोदी में खिलाकर पाला है। जब मीरा दीदी की शादी तय हुई तो बाबूजी के पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शहर जाकर मजदूरी की ताकि दीदी के ससुराल में उन्हें कोई ताना न दे सके। बाबूजी की बीमारी में 3 साल तक मैंने उनके बिस्तर साफ किए, उनके घाव धोए। उस वक्त ये बहनें कहाँ थीं? वकील चिल्लाया, भावुक बातें मत कीजिए माधव जी, सबूत पेश कीजिए कि आपने पिता की सेवा में कितना खर्च किया। तभी माधव ने अपनी झोली से एक पुरानी पीली पड़ चुकी पोटली निकाली। उसमें एक छोटी सी डायरी और कुछ रसीदें थीं। माधव ने रोते हुए कहा, साहब, ये बाबूजी की डायरी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि किस किस से कितना कर्ज लेकर उन्होंने बेटियों की शादी की थी। और ये रसीदें गवाह हैं कि पिछले 10 साल से मैं अपनी आधी फसल बेचकर उस कर्ज की किस्तें भर रहा हूँ। साहब, अगर मैं ये घर बेच दूँ तो बहनों को हिस्सा तो मिल जाएगा, लेकिन बाबूजी का वो कर्ज कौन चुकाएगा जो अभी भी मेरे सिर पर है। जज साहब ने वो डायरी पढ़ी। उसमें पिता के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा माधव बेटा नहीं, मेरा अभिमान है। मेरी बेटियों को तो मैंने दान कर दिया, पर माधव ने खुद को मेरे चरणों में दान कर दिया। ईश्वर उसे सुखी रखे। अदालत में सन्नाटा पसरा था। जज साहब ने अपनी ऐनक उतारी और बड़ी गंभीरता से मीरा और स्नेहा की ओर देखा। उन्होंने अपनी फाइल बंद की और कड़कती आवाज में कहा, मीरा जी, स्नेहा जी, आप दोनों ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की दुहाई दी है। कानून कहता है कि बेटियों का पिता की संपत्ति पर बराबर का हक है। आपको आपका हिस्सा जरूर मिल सकता है। मीरा और स्नेहा के चेहरे पर एक पल के लिए लालच भरी चमक आ गई, लेकिन जज साहब की अगली बात ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन ध्यान रहे, कानून सिर्फ अधिकार नहीं देता, कर्तव्य भी देता है। माधव ने अदालत में सबूत दिए हैं कि आपके पिता पर आपकी शादियों और इलाज का 20 लाख का कर्ज था, जिसे माधव अकेला चुका रहा है। हिंदू अधिनियम के तहत अगर आप संपत्ति में हिस्सा लेती हैं तो आपको इस पारिवारिक कर्ज में भी बराबर का हिस्सा देना होगा। यानी 20 लाख के कर्ज का 2/3 हिस्सा आप दोनों को आज ही इसी वक्त जमा करना होगा। इतना ही नहीं, यह अधिनियम आपके अपने परिवार पर भी लागू होता है। कल को आपकी ननदें अर्थात आपके पति की बहनें भी आपके घर में इसी कानून के तहत हिस्सा मांगेंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जज साहब की यह बात सुनकर मीरा और स्नेहा के पसीने छूट गए। उन्हें लगा था कि वे सिर्फ लेकर जाएंगी, पर यहाँ तो देने की बारी आ गई थी। उनके वकील ने भी धीमे से उनके कान में कहा, मैडम, कानून बहुत सख्त है। अगर केस आगे बढ़ा तो आपको जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। मीरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं साहब, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। भाई का जो है उसी का रहने दीजिए। अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग उन पर थू थू करने लगे, लेकिन जज साहब का चेहरा अभी भी सख्त था। उन्होंने मेज पर हथौड़ा मारा। ऑर्डर, ऑर्डर। केस वापस लेना इतना आसान नहीं है। आपने अपनी सनक और लालच के लिए इस अदालत का कीमती समय बर्बाद किया है। आपने एक ऐसे भाई को कटघरे में खड़ा किया है जिसने आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस बेबुनियाद केस से अदालत का समय खराब करने के अपराध में यह कोर्ट आप दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जो बहनें भाई से पैसा छीनने आई थीं,
आज उन्हें अपनी जेब से 1 लाख रुपए अदालत में भरने पड़ रहे थे। जब वे अदालत के बाहर निकली तो उनका चेहरा देखने लायक था। शर्मिंदगी, डर और आर्थिक चोट ने उनका गुरूर मिट्टी में मिला दिया था। वे सिर झुकाकर तेज कदमों से अपनी गाड़ियों की ओर भागी। पीछे मुड़कर माधव की ओर देखने की भी हिम्मत उनमें नहीं बची थी। उधर माधव आज भी अपनी बहनों को जाते देख रो रहा था, पर ये आंसू दुख के नहीं, उस पवित्र रिश्ते की हार के थे। भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, जो कानून हमें हक देता है वह हमारी नीयत की परीक्षा भी लेता है। पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं, पर जो भाई बहन का प्यार खो जाता है उसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। अगर आपके मन में भी कभी लालच आए तो माधव जैसे भाई के उस फटे कुर्ते को याद कर लेना जिसने अपनी खुशियां आपके नाम कर दी। तो मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी आप तक पहुंच सकें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।